हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एसबीआई क्लर्क 2022 की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ और आप किस तरीके से कौन कौन सी बुक्स यूज़ करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं की है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि आप बुक्स बताइए कि कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स इस वीडियो में बताऊँगी जिससे आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। जिसने कोई एग्ज़ाम नहीं दी, काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स होते हैं जिन्होंने बैंकिंग की अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दी होती, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उसको प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं शुरुआत करती हूँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न से। इसका जो प्रीलिम्स होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब इन तीनों सब्जेक्ट में इंग्लिश होता है 30 मार्क्स का आता है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स के आते हैं। फिर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ये 3 सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी साथ में होता है और उसके क्वेश्चंस देखने को तो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको करके तो जाना ही पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि वो भी एग्जाम में आ जाए। और रीजनिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है मेंस एग्जाम में। उसके बाद क्वांट होता है, इंग्लिश होता है और एक जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। तो जो जीए है वो तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आना है, वो आप स्किप नहीं कर सकते। आपको 4 से 5 महीने का जीए पढ़ के ही रखना है। अब ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स हो गया उसके बाद आप जीए की पढ़ाई करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंग्लिश से। जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसको सबसे, अगर किसी को अपना बहुत अच्छा बनाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक इंग्लिश परफेक्ट। देन इंग्लिश की एक बुक है मेरे पास, वो है इंग्लिश सिंप्लीफाइड, ऑलिव बोर्ड की ये बुक है। ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इस बुक में ग्रामर से लेकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है और सबके लेवल दिए हुए हैं। जैसे अगर आप एकदम नॉर्मल लेवल का पढ़ना चाहते हो तो लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद मेंस के लिए लेवल 2 के क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं, सबका डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मैं आपको इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स एक बार बता देती हूँ। इसमें जैसे सबसे ऊपर ग्रामर है, तो स्टार्टिंग का जो उसका सेक्शन है उसमें ग्रामर है। देन सेक्शन 2 में एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस जॉइनिंग, ये सब है। सेक्शन 3 में इसका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये सब है। और इसका जो सेक्शन 4 है इसमें वोकैबलरी से रिलेटेड है, वोकैबलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड इंटरचेंज। तो जितना भी मान लीजिए किसी भी एग्जाम में जो चीज़ें आती है वो इसमें सब कुछ कवर की हुई है। आप चाहे बैंकिंग की एग्ज़ाम दें, इंश्योरेंस की एग्ज़ाम दें या कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, उसके लिए बुक काफ़ी अच्छी है। और मैंने खुद इससे कुछ क्वेश्चंस लगाए और जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी तो ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ होती थी जो आप एग्ज़ाम दे के, अगर मॉक टेस्ट दे के चले जाएंगे इसके मेंस का, तो आपके लिए मेंस में फेस करना काफ़ी ईजी होगा। इसका इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही होता है, क्वेश्चंस के लेवल बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो इंग्लिश में आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप ये बुक पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में भी वही है, इंग्लिश को जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना एक्यूरेसी से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इंग्लिश में तुक्के कभी नहीं मारने। अगर आपको इंग्लिश में जितना बन रहा है उतना ही करना है। बहुत सारे अगर आपने ऐसे तुक्के मार दिए इंग्लिश में तो फिर आपका एग्ज़ाम ख़राब भी हो सकता है, इसलिए एक्यूरेसी इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो भी रीजनिंग में आते हैं, लेकिन वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते और वो आपको एग्जाम में उन क्वेश्चंस में आपको इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती जितनी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में करनी होती है। इसके क्वेश्चंस की बहुत सारी अगर क्वांटिटी में आपको सॉल्व करने हैं अच्छे क्वेश्चंस, नए लेवल के क्वेश्चंस, तो वो आपको इस ऑलिव बोर्ड की पजल मेनिया वाली जो बुक है इसमें मिलेंगे। इसमें भी बेसिक लेवल और एडवांस लेवल दोनों दिया हुआ है। बेसिक अरेंजमेंट है सबसे ऊपर और उसके बाद है एडवांस लेवल। ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है एडवांस लेवल, और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके भी देखे। तो अगर आप इस बुक की जो पजल्स है उसको 2 से 3 बार भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो फिर वीडियोस भी देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एक बार तो थोड़ा सा बुक से स्टडी करना पड़ेगा। अब रीजनिंग में अगर बात करें पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की, तो जो ये बुक है इसमें आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऑफलाइन भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप टाइमर सेट कर लीजिए मोबाइल में और उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें जो बेसिक पार्ट होता है वो आप एक एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो मेंस होता है उसमें मैक्सिमम डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी ज़्यादा आता है। प्रीलिम्स में भी ये आता है, लेकिन प्रीलिम्स में मिसलेनियस भी आता है, प्रीलिम्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, नंबर सीरीज आती है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो आसान होती है। प्रीलिम्स क्लियर करना तो आसान होता है, लेकिन अगर आप मेंस की बात करें तो डीआई और डेटा सफिशिएंसी आजकल काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं एग्ज़ाम में। तो डीआई के लिए भी आप ये वाली बुक जो हॉलीवुड की डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक है, इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के डीआई दिए हुए हैं और हर टाइप के डीआई इसमें अवेलेबल है। इसमें भी वही बेसिक लेवल मतलब लेवल 1 एंड लेवल 2 एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो जितने भी टाइप के डीआई किसी भी एग्ज़ाम आते हैं वो सेक्शन 1 में दिए हुए हैं। डेटा एनालिसिस जो होता है, डेटा कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी, वो सेक्शन 2 में दिया हुआ है। और उसका जो मेंस लेवल का डीआई होता है वो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। तो अगर आप ये हॉलीवुड की जो बुक्स हैं अगर एक बार बेसिक के लिए, बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए परचेज़ कर सकते हैं, ये मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी और हॉलीवुड अपने आप में बहुत अच्छी ब्रांड है, तो आप इसकी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब हम बात करेंगे डीआई को अटैम्प्ट कैसे करना होता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में अगर आप डीआई को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वो पार्ट का डीआई अटैम्प्ट करना है जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझसे बन जाएगा, ये मुझे अच्छे से आता है। कई बार सेक्शनल डीआई भी आता है, जैसे कहीं टाइम एंड डिस्टेंस का डीआई आ जाता है या फिर प्रोबेबिलिटी का डीआई आ जाता है। तो आपका कोई तो ऐसा पार्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका डीआई आपको पहले पेपर में फाइंड आउट करना है वो आया है क्या। अगर वो आया है तो आपको वो क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है। अगर आप पहले वो अटैम्प्ट कर लेंगे जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उससे आपका एग्ज़ाम बिगड़ भी सकता है। तो सबसे पहले वो पार्ट अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। फिर इस तरीके से आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसके बाद आप, जैसे कई स्टूडेंट बहुत घबराते हैं एग्ज़ाम देने में, स्पेशली मेंस का एग्ज़ाम, तो इसीलिए एक ये तरीका बहुत अच्छा होता है आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने का। और मॉक टेस्ट भी जब आप लगाए तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एग्ज़ाम में नॉलेज जितना इम्पॉर्टेंट नहीं होता उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एग्ज़ाम कैसे दें। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।